फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सूरज। तो चलिए, जैसे कि हम यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की ओर स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम बताए थे ध्वनि का 3 लक्षण पिछले क्लास में। तो ध्वनि का कौन कौन 3 लक्षण था? पहला था प्रबलता, दूसरा तारत्व और तीसरा था गुणवत्ता। यानी कि 3 लक्षण में पिछले क्लास में एक लक्षण करा चुके थे, प्रबलता। तो दो जो लक्षण बचा था वो 2 लक्षण आज लेकर आए हैं। तो प्रबलता के बाद आता है तारत्व। तो तारत्व क्या कहता है? चलिए तो चलते हैं। तारत्व जो है ध्वनि का वह लक्षण है। क्या है तारत्व? ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। क्या है? जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, तारत्व क्या है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। पहली बात बता दें, पिछले क्लास में क्या बताए थे कि ध्वनि जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। उसकी क्या होती थी? उसमें ध्वनि की चाल बदलता, यानी कि क्या था? ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता था तो क्या होता था? ध्वनि की चाल बदलती थी और वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य बदलता था, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यानी कि ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या है? तारत्व क्या है? तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने से तारत्व भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। यानी कि ध्वनि की जो आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि तारत्व अधिक कब होगा? जब ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी। यानी कि तारत्व क्या है? ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने से तारत्व क्या होता? अधिक होता है। फिर है दूसरा, यानी कि तीसरा लक्षण, अंतिम लक्षण जो है ध्वनि का, यानी कि तीसरा क्या है? तो गुणवत्ता। गुणवत्ता क्या है? ध्वनि का वह लक्षण यानी कि जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रवृत्ति यानी कि अंतर प्रतीत होता है, गुणवत्ता कहलाती है। यानी कि गुणवत्ता जो है प्रबलता और तारत्व पर निर्भर करता है। तो क्या है? ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। क्या दोनों में डिफरेंस पता चलता है? तो क्या क्या कहलाती है? गुणवत्ता। गुणवत्ता कहलाती है। फिर चलते हैं, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा क्या कितनी होती है? तो 95 डीबी यानी कि डेसिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी है? तो 95 की 95 डीबी। क्या है? 95 डीबी है। कितनी? मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी है? तो 95 डीबी, यानी कि डीबी का मतलब डेसिबल। डीबी का मतलब क्या होता है? डेसिबल होता है। इससे अधिक यानी कि 95 डीबी से अधिक की तीव्रता को मनुष्य यानी कि ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। अधिकतम मनुष्य कहां तक सुन सकता? तो 95 डीबी तक ही सुन सकता है। उससे अधिक की तीव्रता ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। फिर प्रतिध्वनि। क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या कहता है? जब ध्वनि तरंगे क्या है? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि प्रतिध्वनि क्या है? जब ध्वनि तरंग जो क्या है? ध्वनि तरंग जब दूर स्थित किसी दृढ़ टावर यानी कि किसी ऊंचे टावर या पहाड़ से जाकर जो टकराती है, टकराकर परावर्तित होती है, यानी कि क्या कहता है? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर क्या होती है? परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि यानी कि कंपन ऐसे है, यानी कि जैसे कोई टावर में जाकर टकराती है और फिर वापस जो लौटती है, इसको क्या कहते हैं? तो प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि टकरा कर वापस आने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। फिर है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर है। कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। यानी कि ओरिजिनल दूरी जो है 16 पॉइंट यानी 16.6 मीटर, जो कि हम लोग आराम से इसको 17 मीटर मान लेते हैं। यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम यानी कि श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। ध्यान देना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर होती है।
जैसे कि हम प्रकाश बोले थे कि चैप्टर के बाद हम प्रकाश से स्टार्ट करेंगे, तो प्रकाश में जैसे होता है क्या कि एक स्वस्थ आंख को, यानी कि जैसे कि हम यहाँ खड़ा यहाँ पढ़ने के लिए, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। जो कि हम प्रकाश में ये चीज बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये सब चीज, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो ये कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी हो चाहिए, 17 मीटर। फिर ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा जो है रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ता है। इस चीज को बहुत सबको प्रैक्टिकली जानते हैं कि ध्वनि दिन में कम और रात में अधिक सुनाई, यानी कि रात में अधिक दूर तक ध्वनि सुनाई देती है। सबको ये प्रैक्टिकली जानते हैं, थियोरेटिकल नहीं, ये प्रैक्टिकली सबको जानते हैं कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। लेकिन क्या कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ये चीज सबको जानते हैं कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ता है, लेकिन किसके कारण ये किसी को नहीं पता होता। तो ये कारण है ध्वनि के अपवर्तन के कारण, यानी कि ध्वनि का अपवर्तन के कारण ही दिन की अपेक्षा जो ध्वनि जो है रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि दिन की अपेक्षा, यानी कि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर क्यों सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्यान देना, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही दूर तक रात में सुनाई पड़ता है दिन की अपेक्षा। रिजोनेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजोनेंस, अनुनाद, ये 12th में अभी पढ़े होंगे। अनुनाद, रिजोनेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस क्या कहता है, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करता है। इस घटना को रिजोनेंस यानी कि अनुनाद कहते हैं। रिजोनेंस, अनुनाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति, क्या है, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के, क्या है, किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है। ध्यान देना, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक से, यानी कि बहुत अधिक आयाम से, यानी कि बहुत अधिक आयाम से कंपन करता है, बहुत अधिक एम्पलीट्यूड से आयाम यानी कि कंपन करती है। इस घटना को क्या कहते हैं, रिजोनेंस यानी कि अनुनाद कहते हैं। इस क्रिया क्या है, यह अनुनाद की क्रिया है। फिर चलता है ध्वनि का व्यक्तीकरण। ध्वनि का व्यक्तीकरण क्या है, तो जब समान आयाम का या आवृत्ति, जब समान एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब समान आयाम या आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है। क्या है, जब समान फ्रीक्वेंसी या समान एम्पलीट्यूड यानी कि समान आयाम या समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाती है। क्या है कि जब समान आयाम या आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहलाता है। यह घटना जो है क्या होती है, ध्वनि का व्यक्तीकरण कहलाता है। फिर चलते हैं, यदि दोनों, पॉइंट नहीं है, इसी पॉइंट हम चल रहे हैं, व्यक्तीकरण पर ही चल रहे हैं। यदि दोनों तरंगें, क्या है, यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक कला में पहुंचती है, यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला यानी कि सेम फेज में, एक ही कला का मतलब क्या हो गया कि सेम फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। कहाँ, कब, यदि दोनों तरंगें, जब दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक फेज यानी कि सेम फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे क्या कहते हैं, समपोषी व्यक्तीकरण। समपोषी व्यक्तीकरण, जो भी 12th में, ये भी 12th का चीज है, व्यक्तीकरण और समपोषी व्यक्तीकरण और क्या है, विनाशी व्यक्तीकरण। ये सारा चीज क्या है, 12th का चीज है, यानी कि 12th के सिलेबस ये सब चीज है। यानी कि यदि दोनों तरंगें उसी बिंदु पर यानी कि सेम फेज में पहुंचती है तो वहां का ध्वनि तरंग क्या होती है, तीव्रता, ध्वनि तीव्रता अधिकतम होती है। इसे क्या कहते हैं, समपोषी व्यक्तीकरण कहलाता है। यदि दोनों तरंगें, क्या है, यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में यानी कि डिफरेंस फेज में पहुंचती है, यहाँ क्या है, सेम फेज में पहुंचती है तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है।
लेकिन जब दो तरंगें विपरीत कला में यानी कि डिफरेंस फेज में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं। क्या है? इसे विनाशी व्यक्तीकरण हम कहते हैं। ध्यान देना है, जब सेम फेज में पहुंचती है यानी कि दोनों तरंगें जब सेम फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता जो होती है बहुत अधिकतम होती है, और जहां डिफरेंस फेज में यानी कि विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता जो होती है न्यूनतम होती है, और वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे क्या कहते हैं? विनाशी। विनाशी व्यक्तीकरण कहलाता है। जो सेम फेज में पहुंचता है समपोषी क्या कहते हैं? समपोषी व्यक्तीकरण कहलाता है। तो क्या बोले कि साथ ही साथ मेरा ध्वनि चैप्टर समाप्त होता है, तो हम बोले थे क्या कि ध्वनि के बाद हम प्रकाश स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज मन में आया कि प्रकाश के पहले एक छोटा सा चैप्टर आता है उष्मा हीट, तो साथ हम चाहते हैं कि उष्मा को पहले खत्म कर ले, छोटा सा चैप्टर, बाद में फिर हम जो कि लाइट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा उसको डीपली भी जानना है, इसलिए उष्मा को हम पहले छोटा सा चैप्टर निकाल लेते हैं पीछे में, उसके बाद हम लाइट पर पहुंचेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ लॉन्ग भी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।